दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 123 खंड में 123वें भाग में और चौथे खंड में हम अब प्रवेश कर चुके हैं। पिछले भाग में उन्होंने चंपारण में जो अंग्रेज़ों ने जो किसानों के ऊपर जो बंधुआ किसान हुआ करते थे उनके ऊपर नील की खेती का एक अन्यायकारी कानून लगाया था। तो उसके हिसाब से जो 1 एकड़ खेत जिसके 20 भाग होते थे उसके 3 भागों में और बंधुआ जो किसान होते थे उनको अपने मालिक के लिए उसके 3 भागों में नील की खेती करना अनिवार्य किया था। और इस खेती से उन्हें बहुत कष्ट होता था इस खेती को करने से, और फिर अंग्रेज़ उसे मनमाने भाव पर खरीदते थे, उसमें नुकसान भी होता था। ऐसी कई बातें थी। तो इसी को 3 कठिया ऐसा कहा जाता था। तो वहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने ये मन पे लिया और वो जब लखनऊ में कांग्रेस में बापू आए थे तब वो वहाँ गए और उनसे मिले और उन्होंने कहा कि चंपारण में ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप आकर इसको देखें। तो बापू ने उनसे कहा कि आप जो है उनके कोई इस बारे में बताने वाले ब्रजकिशोर प्रसाद थे, वकील थे। तो बापू ने उनसे कहा कि आप कांग्रेस में ये मुद्दा उठाएं, कांग्रेस का जो अभी अधिवेशन होगा उसमें आप इस मुद्दे को रखें। तो उन्होंने ये मुद्दा रखा और इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन इससे राजकुमार शुक्ला जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए जब कानपुर बापू गए तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने आग्रह किया कि आप चलिए। ऐसे कई जगह उन्होंने बापू का पीछा किया उन्होंने और उन्हें ये मजबूर किया कि वो चंपारण जाएं। और फिर वो उनके साथ चंपारण गए और चंपारण जाकर अब आगे जो उन्होंने किया है चंपारण में आगे नील की खेती के लिए जो किया वो इस भाग में बापू ने बताया है। तो हम अब आगे इस भाग में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने वहाँ जाकर कदम उठाए। इसका शीर्षक है बिहारी भोलापन। मौलाना मजरुल हक, बापू लिखते हैं, मौलाना मजरुल हक और मैं एक ही समय में लंदन में पढ़ते थे। उसके बाद हमारी मुलाकात बम्बई के राष्ट्रीय सम्मेलन में 1915 में हुई। उस साल वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर मैं पटना गया तो उनके यहाँ आने का निमंत्रण उन्होंने दिया। उसके आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपना काम सूचित किया। वो शीघ्र मोटर लेकर आए और अपने घर चलने का आग्रह किया। मैंने उनका आभार माना और मुझे जहाँ जाना था वहाँ पहली गाड़ी से भेजने को कहा। रेलवे गार्ड की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने राजकुमार शुक्ला से चर्चा की और मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊं ऐसा सूचित किया और उसी दिन शाम को उन्होंने मुझे मुजफ्फरपुर की गाड़ी में बिठा दिया। मुजफ्फरपुर में उस वक्त आचार्य कृपलानी रहा करते थे। उनकी मेरी पहचान थी। मैं जब हैदराबाद गया था तब उनके बारे में, उनका त्याग, रहन सहन और उनके पैसे से चलने वाले आश्रम के बारे में श्री चौहित राम जी से सुना था। आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे और वहाँ से मुक्त होकर बैठे थे। मैंने उन्होंने तार की
मुजफ्फरपुर में गाड़ी रात को पहुंचती थी। वे अपने शिष्टमंडल को लेकर आए, पर उनके पास घर नहीं था। वे अध्यापक मलकानी के यहाँ रहते थे और मुझे उनके यहाँ ले गए। और उस समय के वातावरण को देखते हुए सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझे अपने घर में ले जाना मतलब एक बहुत विशिष्ट बात थी। कृपलानी जी ने बिहार के विशेषतः तिरहुत विभाग की जानकारी बताई और मेरे काम की कठिनता की मुझे कल्पना दे दी। कृपलानी जी ने बिहारी लोगों से अच्छा नाता जोड़कर रखा था और मेरे काम की जानकारी भी उनको दे दी थी। सुबह एक छोटा सा वकील मंडल मुझसे मिला। उनमें से रामनवमी प्रसाद मुझे याद रहे हैं। उन्होंने अपने आग्रह से मेरा ध्यान आकर्षित किया था। वे बोले, आप जो काम करने आए हैं वो यहाँ रहकर नहीं होगा, आपको हमारे जैसे के यहाँ रहना चाहिए। गया बाबू वहाँ के प्रसिद्ध वकील हैं, उनकी तरफ से मैं आपको उनके यहाँ ठहरने का आपसे आग्रह करता हूँ। हम सभी को सरकार से डर लगता है, फिर भी हम हर संभव मदद आपको देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। राजकुमार शुक्ला जी ने बताई हुई सारी हकीकत सही है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे पास हमारे नेता यहाँ नहीं हैं। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र बाबू को मैंने तार कर दी है, वो शीघ्र ही आएंगे और आपको पूरी जानकारी दे सकेंगे। कृपया करके आप गया बाबू के यहाँ चलिए। उनकी इस बात से मेरे मन में आशा जागृत हुई, लेकिन मुझे घर में रखने के कारण गया बाबू सरकार की नज़र में आ जाएंगे, इसलिए मुझे संकोच हो रहा था। लेकिन गया बाबू ने मुझे निश्चिंत किया। मैं गया बाबू के यहाँ गया। वहाँ उनके घर सभी ने अत्यंत प्रेम से मेरा स्वागत किया। ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा से और राजेंद्र बाबू पुरी से आए। ये ब्रजकिशोर बाबू लखनऊ वाले नहीं थे। उनकी बिहारी नम्रता, भोलापन, सादगी और असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। बिहार के वकील वर्ग को उनके प्रति बहुत आदर था। यह देखकर भी अच्छा लगा। इन लोगों से मेरा प्रेम संबंध, जन्म का संबंध जुड़ा। ब्रजकिशोर बाबू ने सारी हकीकत बताई। वे गरीब किसानों के मुकदमे चलाते थे। उस समय 2 मुकदमे चल रहे थे। उनकी कोशिश रहती थी कि किसानों को राहत मिले, पर इसमें कभी कभी असफलता भी मिलती थी। ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू त्यागी होने पर भी फीस में किसी तरह की कमी नहीं करती थे। उनका ऐसा कहना था कि यदि हमने फीस नहीं ली तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा और हम लोगों को मदद कैसे कर पाएंगे। उनकी फीस के आंकड़े और बिहार और बंगाल के बैरिस्टर को दिए जाने वाले फीस के आंकड़े सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। साहब को हमने सलाह के लिए 10,000 दिए कि नीचे का आंकड़ा तो मैंने सुना ही नहीं था। इन मित्रों ने इस बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानकर भी मन पर नहीं लिया। मुकदमे पढ़ने के बाद मैंने कहा, आगे से हमें
ऐसी मुकदमेबाजी बंद कर देनी चाहिए। लोग इतने शोषित हैं, भयभीत हैं, उनका इलाज कोर्ट कचहरी से संभव नहीं होगा। हमें उनका डर दूर करना होगा, यही उस पर औषधि होगी। तीन कठिया पद्धति जब तक बंद नहीं होती तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं तो यहाँ 2-3 दिन के लिए आया था, पर यहाँ के हाल जानने के बाद अब तो मुझे यहाँ 2-3 साल तक रहना पड़ेगा और मैं रहूँगा। मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बस आप लोग मेरी मदद करें। ब्रजकिशोर बाबू बोले, हम आपको पूरी मदद करेंगे, लेकिन मदद किस तरह करनी है ये आप हमें समझाएं। हमारी इस बातचीत में पूरी रात बीत गई। मैंने कहा, आपकी वकीली का बहुत कम उपयोग होगा। मैं आपसे कारकुन और दुभाषिया का काम लूँगा, आप उसके लिए तैयार रहिए। इसमें जेल जाने का भी खतरा है, पर यदि आप वो खतरा नहीं लेना चाहते हैं तो हरकत नहीं है। पर आपको अपना वकीली का धंधा कुछ वर्षों के लिए बंद रखना पड़ेगा। ये कुछ कम नहीं है। यहाँ की हिंदी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। सारे कागज़ कैथी और उर्दू में हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता। आपको उनका अनुवाद करके देना पड़ेगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और इस काम को पैसे देकर करवाना संभव नहीं होगा। इसे सेवा भाव से बिना पैसा लिए करना पड़ेगा। ब्रजकिशोर बाबू मेरी बात से सहमत हुए। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से समझ लिया। साथ ही उन्होंने साथियों को भी परखा। मेरी अपेक्षा के हिसाब से किस हद तक त्याग करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने, कितने वकील लगेंगे और यदि थोड़े थोड़े करके आए तो नहीं चलेगा, ऐसे प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे। वकीलों से भी कितना नुकसान वो सह सकेंगे यह भी पूछा। बाद में उन्होंने निश्चित जवाब दिया, हम इतने लोग आप जो काम बताएंगे उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम में से जितने भी लोगों को आप बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे। जेल में जाने की बात हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम उसके लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और मानसिक तैयारी करेंगे। इस तरह से उन्होंने अब मुझे आश्वस्त किया और ये अध्याय समाप्त हुआ। आपका धन्यवाद।